वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। यार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। और दिल्ली की हवा आज की तारीख में जहरीली है। इस हवा में खड़ा होना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है। 3 करोड़ की आबादी जो दिल्ली एनसीआर में रहती है, वो हर समय लगातार मर रही है। दम घोंटू हवा है यहाँ की और जहरीली है। AQI जिसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो आज की तारीख में दोपहर में 500 से ऊपर था औसत दिल्ली का। आप यूँ समझिए कि जो 100 का औसत होना चाहिए एक आदमी को ज़िंदा रहने के लिए, हवा की जो क्वालिटी होती है वो AQI उसका 100 होना चाहिए, और औसत दोपहर में 500 से अधिक था। और रात जैसे से होती जाती है वो लेवल थोड़ा नीचे आता है, लेकिन सुबह जब फिर से ठंड होती है और धूल के कण नीचे बैठते हैं, धुआं नीचे आता है, तो फिर से प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालात इतने बुरे हैं कि दिल्ली की सरकार को यहाँ के स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 5-5 राज्यों को नोटिस दिया कि आप लोगों ने यहाँ के प्रदूषण को कम करने के लिए, हाँ, ज़िंदगी जीने लायक हो इस खातिर आपने क्या किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ के वन विभाग से पूछा कि ये जो रिज पर सैकड़ों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, जिस पर कब्ज़ा हुआ पड़ा है, आप उस कब्ज़ा को हटा करके पेड़ लगाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी सरकारें जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं और कोर्ट उनको खींच रहा है, लेकिन यह कोर्ट का खींचना कई सालों से चलता रहा है। कोर्ट लगातार फटकार लगाता है, डांटता डपटता है, नोटिस देता है, जवाब मांगता है, लेकिन हालात दिल्ली में जस के तस रहते हैं। प्रदूषण पिछले 5-6 साल से ऐसा है यहाँ किसी भी आदमी के लिए, मैं आपके साथ इसलिए हूँ कि आपको उस बात का एहसास हो कि दिल्ली की हवा कैसी है। यहाँ किसी भी आदमी को घंटे भर बाहर खड़ा करा कर कह दीजिए कि वो बोलता चला जाए, नहीं बोल सकता है। धुआं गले के अंदर जाता है, आँख में जलन होती है, बोलने में आपको दिक्कत होती है। और यह परेशानी आप समझिए कि बच्चों के साथ कैसी है, बुजुर्गों के साथ कैसी होती होगी। यहाँ बच्चा, हर तीसरा बच्चा, दिल्ली हाई कोर्ट ने जब हियरिंग की, हियरिंग के दौरान उसने कहा कि ये देखिए एक रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट भले ही 2021 की है, लेकिन दिल्ली का हर तीसरा बच्चा अस्थमा का शिकार है, अस्थमा का पेशेंट है। यहाँ की सरकारें, यहाँ की व्यवस्था ने लोगों को ज़िंदगी मुहाल कर रखी है। यहाँ जीना बहुत मुश्किल है, और जो लोग इस शहर में रहते हैं वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके रहते हैं। जो नस्लें यहाँ पैदा हो रही हैं उनको लगातार कई तरह की बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। यहाँ बुजुर्ग सेफ नहीं हैं। अगर आप शारीरिक तौर पर कमज़ोर हैं तो आपका यहाँ ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो आप सिगरेट नहीं पीते हैं, तब भी आप 40 सिगरेट रोज़ पीते हैं। औसत उम्र इस देश की जितनी है 72 के आसपास, उस औसत उम्र में से आप 5 साल 6 साल कम कर दीजिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी के 6 साल की हत्या यह शहर करता है। आपकी ज़िंदगी के 6 साल की हत्या यहाँ की व्यवस्था करती है। आपकी ज़िंदगी के 6 साल की हत्या यहाँ की सरकार करती है, और उसके बाद भी कई तरह के दावे होते हैं। मैं दिल्ली में, हमारे रिपोर्टर्स लगातार घूमते रहे हैं और अलग अलग इलाकों में लोगों से बात करते रहे हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली हो, नोएडा हो, गाज़ियाबाद हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, इस पूरे इलाके में रिपोर्टर्स घूमते हैं, लोग खांसते हैं, तड़पते हैं, और इस तरह की लाचारी आपकी कोई भी आदमी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। कोई जिम्मेदार जवाबदेह आदमी नहीं है। किसी का गिरेबान पकड़ के बोले कि आपने इस पूरी दिल्ली एनसीआर को क्या बना के रखा है, ऐसा कोई आदमी नहीं है। सरकार अपनी तरफ से कहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। जो नोटिस कोर्ट्स के आते हैं उसके आधार पर सरकारें अपना जवाब दे देती हैं। खबरों में चल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, वन विभाग को बुला लिया, 5 सरकारों को बुला लिया, उनको कहा कि आप लोग बताइए कि आप प्रदूषण कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन सरकारों को इस तरीके से लगातार नोटिस देने का सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है, और कई वर्षों से लगातार दीपावली के पहले दिल्ली जो है गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। 3 करोड़ के आसपास की आबादी, दुनिया के बड़े बड़े देशों की आबादी इतने नहीं होती है, और पूरी की पूरी आबादी गैस चैम्बर में रहती है। जो AQI दिल्ली का है 800 से ऊपर है। आप समझिए 100 AQI 100 होना चाहिए एक आदमी के स्वस्थ माहौल में रहने के लिए। 50 बेस्ट माना जाता है, लेकिन 100 है तो ज़िंदा रहने के लिए ठीक है। और 100 की जगह पर AQI 800, 850, 999 तक जाता है। 1000 में नहीं जा सकता क्योंकि मीटर नहीं नापता है, 3 डिजिट में ही नापता है। तो 999 के बाद वो आगे नहीं जाता है, तो 1000 उससे ऊपर नहीं जाता है, लेकिन जाता है यहाँ का। अब आप समझिए कि मैं अपनी ज़िंदगी को जीने का हकदार हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है, लेकिन इस शहर मुझे जीने नहीं देता है, यहाँ की व्यवस्था जीने नहीं देती है, क्योंकि यहाँ की हवा जो है वो जहरीली है, और मैं लगातार धुआं पी रहा हूँ।
और सबके बच्चे पी रहे हैं, सारे परिवार पी रहे हैं। 3 करोड़ की आबादी लगातार जहरीली हवा पी रही है और वो अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करती जा रही है। उसको पता है कि खतरा है, बावजूद इसके इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर्स जिन जिन जगहों पर गए हैं उनमें से कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखिए। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से तमाम लोग जो है घरों में रह रहे हैं, लेकिन वही इंडिया गेट के हालात में देखिए, इंडिया गेट में भी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर है। पहले आपको नज़ारा दिखा दें कि यहाँ पर भी अभी भी बादलों में पूरी तरह से जो है वो पूरे से जो खराब हवा है वो है। आप पीछे की तरफ भी देखेंगे तो ऐसे ही तमाम तरह से आपको पूरी तरह से स्मोक ही स्मोक दिखाई देगा, यानी हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ जहरीली हवा ही है। पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है दिल्ली। लेकिन कुछ हमारे साथ इंडिया गेट पे मेहमान भी हैं जो यूके से आए हैं। पहले तो सर आपका नाम, व्हाट्स योर नेम सर? माय नेम इज राकेश। राकेश सर, आप कहाँ से हैं? हम यूके से हैं। यूके से? तो यूके में यूनाइटेड किंगडम से हैं। यूनाइटेड किंगडम से हैं आप। तो आप लोग यहाँ पे कब आए? हम लोग पिछले वीक यहाँ आए थे। हाँ, तो अभी जो है क्या हालात हैं? एयर मतलब आप सांस सही ले पा रहे हैं, नहीं, या दिक्कत हो रही है? पोल्यूशन के चलते सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मतलब ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, जो कि इसको इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट को जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस हवा में लोग कैसे सांस लेगा। जो बाहर से आ रहे हैं उनको तो और प्रॉब्लम है ना, जो उधर का देख के आए हैं यहाँ देख रहे हैं तो कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने में बहुत डाउनफुल लग रहा है, तो इसको इम्प्रूवमेंट करने का कोई ना कोई रास्ता इन लोगों को दिखाना चाहिए। मैम, अभी आप कहाँ से आई? मैं तो फरीदाबाद से। फरीदाबाद से हैं आप? तो आप जो फरीदाबाद से हैं, ये एटमॉस्फेयर क्या ऐसे ही है? नहीं, ये तो इसी वीक से है, पहले तो ठीक था। अभी कितनी राहत आपको लग रही है, या फिर ज़्यादा कंजेशन हो गया है? थोड़ा कंजेशन हो गया। तो अभी हालात क्या ऐसे पहले हर साल होते हैं या पहली बार आपने देख रहे हैं? नहीं, अक्सर ही होते हैं। हर साल होते हैं, तो सोल्यूशन नहीं मिलता? सोल्यूशन वही पॉल्यूशन के लिए तो आप कंट्रोल करो। जितनी भी गाड़ियाँ, इतनी ट्रैफिक है, इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, तो उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। चाहे एकजुट हों तो इस तरह से बढ़ते प्रदूषण से भी हमें राहत मिल सकती है और सभी लोग शुद्ध हवा में सांस लेते नजर भी आ सकते हैं। कैमरामैन पवन के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मैं चाहता तो यह शो स्टूडियो के अंदर से कर सकता था और घंटे भर इस जहर से बच सकता था, लेकिन मैं आपको इस शहर में खड़ा होकर के अपना शो करते हुए दिखाना चाहता हूं कि पीछे ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये बहुत साफ दिखना चाहिए था, लेकिन आपको ये धुंध दिख रही है, कोई कोहरा नहीं है, ये धुआं है। और धुएं के भीतर जो धूल के कण हैं वो हैं, जिसको आप स्मॉग कहते हैं। और यह धुआं कहाँ से आता है? यह धुआं पंजाब और हरियाणा में जो पराली किसान जलाते हैं उससे आता है। पराली जलाने का सिलसिला पुराना है और उस धुएं का दिल्ली के ऊपर आकर के गहराना पुराना है। इस दिल्ली का गैस चैम्बर बन जाना पुराना है। अदालतों का लगातार नोटिस देना पुराना है। सरकारों का कुछ न कुछ पैंतरा करते रहना पुराना है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये पुराना जो सिलसिला चलता रहा है उसमें यह 3 करोड़ की आबादी मरती है और लगातार बीमार होती चली जाती है। उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा 5-6 साल का उसकी ज़िंदगी से काट लिया जाता है इस तरह के हालात में रहने के कारण। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जिन 5 राज्यों को नोटिस दिया है उसमें उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इन 5 राज्यों को नोटिस दिया गया कि प्रदूषण कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली एनसीआर में आए तो उनको क्या महसूस हुआ, आप पहले ये सुनिए। दिल्ली जब मैं लखनऊ से गया, वहां धूप थी, मौसम एकदम साफ था, लेकिन अगले 35 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट गाजियाबाद में लैंड की तो गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था। जैसे मैं उससे उतरा, देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे दिल्ली एनसीआर में। अगर आप खड़ा हैं तो मान करके चलिए कि आप अपनी जान को खतरे में डाले हुए हैं। दिल्ली एनसीआर के भीतर अगर आप रहते हैं तो देश के बाकी हिस्सों में अगर आप रहते हैं उसके मुकाबले यहाँ ज़्यादा जोखिम लेकर के आप रह रहे हैं। और यहाँ की पूरी पीढ़ी जो है वो लगातार बीमार होती चली जा रही है। हर साल दिवाली के आसपास इस तरीके से कोहरा घना आ जाता है और जो पार्टिकुलेट मैटर जिसको पीएम कहते हैं 2.5 अगर है 2.5 माइक्रोमीटर, वो इतना छोटा महीन कण होता है जो हवा में घुल जाता है, उसके बाद सांस के ज़रिए आपके फेफड़े में जाता है। आँख की बीमारी, गले की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, ये तमाम तरह की बीमारियां जो हैं वो लगातार आपको जकड़ लेती हैं। और फिर से मैं कहता हूं कि इसके लिए कसूरवार कौन है आप सीधे नहीं ठहरा सकते हैं।
इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कोई सामने नहीं आएगा। इस देश में दिल्ली की एक सरकार भी है, दिल्ली की सरकार के पास ये जिम्मेदारी है कि यहाँ रहने का माहौल ठीक हो, लेकिन वो तमाम तरह के बेहतर बंदोबस्त का दावा करती है। एक आदत यहाँ के लोग ठीक ठाक हवा में रह पाएँ, यह जिम्मेदारी वो नहीं निभा पाती है। फिर स्कूल बंद किए जाते हैं और जो मंत्रालय जिस मंत्री के पास है जिम्मेदारी का, आप उनको सुनिए, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और वो क्या कहते हैं, जरा एक बार आप उनको सुन लीजिए, फिर मैं लौटता हूँ। गोपाल, काफी विस्तार से बातचीत हुई है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कैसे जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसको सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए आज हमने पिछले दिनों जो मीटिंग्स में अधिकारी अनुपस्थित रहे उसकी चर्चा की है और उनसे हमने निवेदन किया है कि एक डायरेक्शन जारी किया जाए कि जो भी सीनियर अधिकारी हैं वो मीटिंग ज्वाइन करें, सहयोग करें, सक्रियता के साथ काम करें, जिससे कि जो निर्णय लिया जा रहा है उसको जमीन पर लागू किया जा सके। दूसरा, हमारे जो डीपीसीसी के चेयरमैन हैं जिन्होंने स्मॉग टावर और रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी को बिना कैबिनेट के फैसले के ही ठप कर दिया, बंद कर दिया है, उस पर हमने कार्रवाई करने के लिए उनसे निवेदन किया है। और तीसरा, जो पड़ोसी राज्य हैं दिल्ली के चारों तरफ, एक तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो हमने निवेदन किया है कि सभी लोगों से बात करके सबके सहयोग से मिल करके इस पर काम किया जाए। अब मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, इन दो मेहमानों के साथ बात करके मैं हालात, आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो मंडराता हुआ ख़तरा है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे दो मेहमान हैं, एक कविता अशोक हैं, आप पर्यावरणविद हैं, और डॉक्टर भूपेश कुमार हैं, सीनियर कंसल्टेंट है आर्टेमिस के। मैं पीसीआर से जानना चाहूँगा कि इन दोनों में से कोई मेहमान जो थ्रू हैं उनके साथ में बात करना। जी, तीन मेहमान, डॉक्टर नीतू जैन हैं, डॉक्टर भूपेश कुमार हैं, कविता अशोक हैं। डॉक्टर भूपेश कुमार, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब AQI किसी भी शहर का 800 या 800 से ऊपर चला जाता हो, उस समय वहाँ के लोग जो रहते हैं उनकी ज़िंदगी पर खतरे किस किस तरह के होते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस, तो हम सबको पता है कि एयर पॉल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं, कार्डियक डिजीजेस बढ़ जाती हैं। जो अनसीन है, जिसको बहुत अननोटिस किया गया है, वो है ब्रेन की डिजीज। क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिजीज ज़्यादातर लोग उसको पब्लिश नहीं करते हैं, बट ये साबित हो चुका है, कई स्टडीज में ये साबित हो चुका है कि एयर पोल्यूशन की वजह से लंबे टाइम तक जो उसका एक्सपोजर रहता है, चाहे शॉर्ट टाइम तक भी रहे, और आपने ये भी बात कही थी PM 2.5 मैटर की, तो जो ये पर्टिकुलर मैटर है 2.5 का, इसके महीन होने की वजह से, बहुत फाइन होने की वजह से ये ब्लड में घुल जाता है और उसकी वजह से एक प्रक्रिया होती है ब्लड में जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस के नाम से जानते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। जी। तो जब वो ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं तो आपको स्ट्रोक होने के खतरे बहुत हो जाते हैं ब्रेन में। और इनफैक्ट हमारे हॉस्पिटल में भी आजकल हम देख रहे हैं कि स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक भी हो सकता है? हार्ट अटैक तो होता ही होता है, उसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक भी बहुत बढ़ रहा है। और कई ऐसे लोग जो हमारे पास आ रहे हैं, वो नॉन स्मोकर हैं, नॉन ड्रिंकर हैं, जिन्होंने ना ड्रिंक करी है ना स्मोक किया है, बट ऑब्वियसली, और कई यंग भी हैं, मतलब बिटवीन 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज। तो उस वे में भी अगर हम देखें तो ब्रेन स्ट्रोक के केसेस भी बढ़े जा रहे हैं इस वजह से। तो ये तभी होता है कि जब आप इनको लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में आप इस मटेरियल को पूरा लेंगे और इसके एविडेंसेस पढ़ेंगे। इंटरनेट पे कई बहुत सारी फेमस आर्टिकल्स और जर्नल्स इसके ऊपर पब्लिश किए गए जा चुके हैं जो इसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव कर रहे हैं, जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। जी। तो इस मटेरियल के होने से थ्रोम्बोसिस का ये मटेरियल जो पार्टिकुलेट मैटर है जिसको 2.5, हाँ जी, राइट जी। तो इसके होने से थ्रोम्बोसिस का फैक्टर बढ़ जाता है खून में और उसकी वजह से क्लॉट्स बन जाते हैं। अगर मैं उसको साइड में भी 2 मैं मिनट अपने के लिए दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहता हूँ,
डॉक्टर भूपेश ये कह रहे हैं कि जिस तरह के माहौल में दिल्ली एनसीआर के लोग रहते हैं और ये जो बहुत बारीक सा कण होता है हवा के भीतर धुएं के साथ आता है और वो लगातार हमारी सांस से होकर के जाता है, वो 5 तरह खतरे पैदा करता है। थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, लंग की बीमारी हो सकती है। आपके शरीर के किसी भी हिस्से के सुरक्षित और महफूज रहने की कोई गारंटी नहीं है अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो। ये स्थितियाँ जो हैं वो भयानक हैं और बाहर रहने का और बाहर से शो करने का मेरा कारण ये है कि मैं आपको बता पाऊँ कि एक आदमी जो शहर में रहता है, यहाँ का शहरी है, टैक्स देता है, वो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीना चाहता है, वो जी नहीं सकता है क्योंकि इस यहाँ हवा नहीं है जीने लायक। और ये आप इस जो बाहर का माहौल है आप देखिए, यहाँ साफ साफ सब कुछ दिखना चाहिए था ये, लेकिन आप धुंध दिखेगी, धुंध की एक परत दिखेगी, परत दर परत बैठती चली जाएगी, रात जैसे गहराती चली जाएगी। आप सुबह अगर दिल्ली में बैठेंगे तो 100 मीटर के आसपास की चीज़ें भी आपको साफ साफ नज़र नहीं आएंगी। यह दिल्ली कोहरे से नहीं पटी रहती है, यह दिल्ली कुहासे से नहीं पटी है, यह दिल्ली धुएं से पटी है, यहाँ के प्रदूषण से पटी है। और वो भी तब जब खतरा इतना बढ़ गया तो यहाँ की सरकार ने कहा कि काम कर लेते हैं, वो ये कि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको बंद कर देते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बंद कर दिया गया। अब मैं अपनी दूसरी मेहमान के पास आना चाहता हूँ, डॉक्टर नीतू जैन। चूँकि आप पल्मोलॉजी के डॉक्टर हैं, आपको बेहतर पता है कि इस तरह की माहौल में यह जो प्रदूषण है 800, 850, 900 से ऊपर जाता है AQI लेवल। वैसे में सांस की दिक्कतें, फेफड़े की दिक्कतें और ज़िंदगी के ऊपर उसके साथ साथ जो खतरे बढ़ते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। और मैं सिर्फ इसलिए पूछता हूँ कि मेरे दर्शक ना जाने, वो तो खतरे में हैं, लेकिन जो जवाबदेह जिम्मेदार लोग हैं जिनको इस शहर को ठीक रखना चाहिए था, जिनकी जिम्मेदारी पहली ये बनती है कि हम सुरक्षित रहें, हमारी ज़िंदगी खतरे से बाहर रहे, उनको कम से कम आप बता सकें कि किस तरह के खतरे हैं हमारी ज़िंदगी के ऊपर। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे खतरे हैं हमारी ज़िंदगी के ऊपर और हर कोई सिर्फ एक यही चर्चा कर रहा है कि क्या हम दिल्ली एनसीआर में ज़िंदा रह सकते हैं। ज़िंदा रहना दिल्ली एनसीआर में इस समय बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ आपकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छी हो, उस तरीके से रहना तो बहुत ही मुश्किल है। जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं या सांस की या फेफड़ों की, लंग की प्रॉब्लम है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि उसको हैंडल करना मुश्किल होता चला जा रहा है। जो लोग साल भर अपनी दवाइयाँ बराबर लेते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, हर टाइम अपने डॉक्टर को विजिट करते हैं, अपनी वैक्सीनेशन टाइम पे लेते हैं, उनके लिए भी ये टाइम इतना कठिन हो जाता है कि ना वो घर से, या तो वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं और उसके बावजूद भी एयर प्यूरिफायर चलाते हैं, घर के अंदर रहते हैं, अपनी हर चीज़ का ख्याल करते हैं, उसके बावजूद उनको दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती है, कभी कभी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, कुछ लोगों को आईसीयू में भी भर्ती होना पड़ता है। पेशेंट्स जो हमारे पास इस वक्त ओपीडी में आ रहे हैं सांस की प्रॉब्लम के कारण, वो दुगने हो गए हैं। तो इसके कितनी संख्या बढ़ी है? सांस की बीमारी लेकर के आने वाले मरीजों की संख्या आपके पास कितनी बढ़ी है? देखिए, कम से कम दुगनी तो हो ही गई है और आने वाले सप्ताह में और भी बढ़ेगी। ये चीज़ हम हर साल देखते हैं कि जो लोग पिछले 2 महीने में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको कोई सांस की समस्या हुई, जबकि उनको पहले से फेफड़े की बीमारी है, उन सबको इस वक्त सांस की समस्या हो रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बढ़ेगी और दुगनी से तिगनी तो ऑलरेडी बढ़ ही चुकी है। और सिर्फ ये नहीं है कि जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है पहले से, या जिनको अस्थमा है या COPD है या ILD है, उनको ही प्रॉब्लम हो रही है। नॉर्मल पॉपुलेशन, जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं है, पहले से कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं, कोई मेजर एलर्जी की प्रॉब्लम भी नहीं है, उनको भी कभी अगर थोड़ा वायरल फीवर हुआ है, 1-2 दिन का बुखार, उसके बाद उनकी खांसी रुकती ही नहीं है। आदमी समझ ही नहीं पाता कि क्या ऐसी खांसी हो गई है जो कि हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, रुक नहीं रही है। खांसी का कारण एक्सरे हो जाता है, 2 कोर्स के एंटीबायोटिक हो जाते हैं, लोगों को लगता है कहीं मुझे TB तो नहीं हो गया है, पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन के कारण उनके लंग में इन्फ्लेमेशन बढ़ती जा रही है। हमारे पास 2 पार्टिकल है, PM10 और PM2.5। 10 वो होते हैं जो 10 माइक्रोन के पार्टिकल्स होते हैं, 2.5 वो होता है जो उससे छोटे पार्टिकल होते हैं। जो 10 माइक्रोन के पार्टिकल होते हैं वो भी लंग्स के जो बड़े वाले एयरवेज है उसमें जाके चिपक जाते हैं और लंग में इन्फ्लेमेशन करते हैं। और 2.5 वाले पार्टिकल तो लंग के जो छोटा सा रेस्पिरेटरी यूनिट होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं और लंग को पूरी तरह डैमेज करते हैं। और ये ही नहीं, इससे ब्लड वेसल में भी चले जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इससे ब्रेन स्ट्रोक भी होता है। इसीलिए होता है क्योंकि ये पार्टिकल ब्लड वेसल के थ्रू शरीर के हर भाग में फैल जाते हैं और हर भाग को इफेक्ट करते हैं। तो जिन लोगों को पहले से अस्थमा नहीं है, उनके लंग की इन्फ्लेमेशन भी इतनी बढ़ जाती है, जो कि हम एक टेस्ट होता है जो हमारा फीनो कहते हैं, जिसको फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड,
इस वक्त हम जिसका भी वो एक फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड करके टेस्ट करते हैं, जिससे हमें लंग की इन्फ्लेमेशन का पता लगता है, वो हर किसी का हाई आ रहा है। वो इसीलिए कि नॉर्मल पॉपुलेशन में भी लंग की इन्फ्लेमेशन बढ़ गई है। इनको वैसे सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि किसी अस्थमा के पेशेंट को आते हैं, और वो डॉक्टर वैसी ही नीतू दवाइयां जैन, भी मैं लेनी एक पड़ती मिनट हैं। रोकूंगा आपको। डॉक्टर नीतू जैन जो कह रही हैं, मुझे लगता है कि वो जवाबदेह जिम्मेदार लोग जो दिल्ली की सरकार चलाते हैं, दिल्ली की व्यवस्था के मालिक मुख्तार हैं, वो सुन रहे होंगे कि लगातार जो आदमी अस्थमेटिक है वो तो जी ही नहीं सकता है, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, सांस की बीमारी लेकर के वो डॉक्टरों के पास पहुंचने लगे हैं, और सांस की बीमारी लेकर के पहुंचने वाले लोगों की तादाद 2 गुना हो गई है, और डॉक्टर कह रही हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में कई गुना ज़्यादा हो जाए। आप कह रही हैं ये कि जो 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक 2.5 एक 10, जो 10 बड़ा है हमारे फेफड़े में जब हम सांस लेते हैं तो जाता है, और जो बड़े छेद होते हैं उनको बंद कर देता है, लेकिन जो 2.5 है उन बारीक छेदों को बंद करता है जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, यानी कि हमारे फेफड़े को चोक कर देता है। और चोक करने की हालत में ये स्थिति जो है, इसका मतलब कि हर आदमी की जान पर खतरा है, और ख़तरा पैदा किया गया है उन व्यवस्थाओं के ज़रिए जो यहाँ का काम संभालती हैं। पराली जलती है पंजाब में, पराली जलती है हरियाणा में, और पराली जलने के बाद यहाँ बारिश नहीं होती है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई जब हो रही थी तो बारिश का ना होना भी प्रदूषण के बढ़ने का कारण बताया गया, लेकिन जिन राज्यों में, पंजाब में पराली के जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उसमें पंजाब में पराली लगातार जलाई जा रही है, हरियाणा में पराली लगातार जलाई जा रही है। पराली जलने के बाद वहाँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन दिल्ली के ऊपर आकर के वो धुआं गहरा जाता है और ज़िंदगी जो है जीना मुहाल हो जाती है। मैं चूँकि दिल्ली हाई कोर्ट का जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए डॉक्टर कविता अशोक मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि आप पर्यावरणविद हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा बुला करके वन विभाग को, वन मंत्रालय को, कि भाई ये जो रिज है दिल्ली में, जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं जिन पर अवैध कब्जा चल रहा है और सैकड़ों एकड़ हैं, तुम कब्जा हटा करके वहाँ पेड़ क्यों नहीं लगाते हो? दिल्ली में पेड़ अगर होंगे तो प्रदूषण कुछ स्तर पर कम होगा। एक जिम्मेदारी तो इस विभाग की बनती है कि पेड़ कम से कम ज़्यादा लगाए जाएँ। देखो, ऐसा है कि 10 सालों से तो प्रदूषण जो है वो इतना ज़्यादा बद से बदतर हुआ है कि बोल बोल के एक्टिविस्ट भी थक गए। मीडिया ने इतनी कवरेज दी है एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज को और एयर पोल्यूशन को, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिल्ली की सरकार को इतनी बार वोट दे करके जनता ने जिताया है। क्यों जिताया है? क्योंकि इस विश्वास से कि आप अपने इलेक्शन मैंडेट में कहते हैं हम आपको स्वच्छ दिल्ली देंगे, स्वच्छ हवा देंगे, स्वच्छ पानी देंगे, कोई वादा उस हिसाब से पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आज सुबह मैं भी बाहर गई थी अर्ली मॉर्निंग, और आज मेरी पूरे दिन से तबीयत खराब है। अब डॉक्टर साहब को सुन के मुझे ही डर लग रहा था हो जब वो सकता है पहले कि मुझे पानी पीना पड़ रहा है, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, और इसलिए वो मैं पानी पी रहा हूँ। डॉक्टर साहब की बात सुन के मैं घबरा रही थी कि हमारी अपनी तबीयत ना खराब हो, क्योंकि हम लोग तो फील्ड में आप जाते बोलते हैं, रहिए। वहाँ काम करते हैं। आप बोलते तो रहिए। इसकी मेरे जिम्मेदार बाहर इसकी खड़ा जिम्मे- होकर के यह शो करने का कारण सिर्फ ये है कि अगर मेरे साथ यह हो रहा है कि मैं यहाँ खड़ा होकर के बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंख में जलन है, मेरी सांस लेने में दिक्कत है, बोलने में मुझे परेशानी है, इस शहर में कैसे कोई रह सकता है? और 3 करोड़ की अब आबादी मैं ऐसे अपनी ही बात- रहती है, और कोई भी मैं अपनी आदमी बात- कुछ भी कोई सवाल करने को तैयार नहीं है। सिर्फ अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनके नाम टोपी पहनाने का काम चलता है। कोर्ट्स हैं वो नोटिस पकड़ा देंगी, सरकारें हैं वो मंत्रालय की तरफ से बयान दे दिए जाएंगे, अधिकारी हैं वो अपनी तरफ से बोल दें कि हमने ये किया है। 10 तरह के धतकर्म किए जाते हैं और इस तरह की ज़िंदगी लोगों को दी जाती है जिसमें आदमी का जीना जो है वो ख़तरनाक है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आप जीने का अपना हक गंवा देते हैं, वैसी व्यवस्था को लेकर के आप क्या करेंगे? पराली का मामला लेकर के मैं अपने एक और रिपोर्टर हमारे हैं, वो जब दिल्ली में थे और दिल्ली में उन्होंने जब लोगों से बात की थी तो दिल्ली के लोग क्या कह रहे थे, मैं चाहूँगा कि उनका वॉक थ्रू अब मैं आपको दिखाऊं और वॉक थ्रू के ज़रिए बताने की कोशिश करूँ कि दिल्ली में दिन में भी जब लोग चलते हैं, अभी तो जैसे जैसे रात हो रही है पोल्यूशन का लेवल थोड़ा कम होगा, अब गहराएगी तो फिर धुआं और धूल नीचे बैठेंगे। नई दिल्ली में एयर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है क्योंकि लगातार सांस लेना यहाँ पर जो है दूभर होता जा रहा है, क्योंकि एयर क्वालिटी जो है वो सीवियर कैटेगरी में डिप कर चुकी है कई पार्ट्स में दिल्ली के। तो हम आपको बता दें इस वक्त हम कनॉट प्लेस में खड़े हैं और एवरेज AQI भी जो चल रहा है वो 400 से ऊपर चल रहा है, जो कि सीवियर कैटेगरी के अंदर आता है। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें कैमरे के थ्रू तो आप देख सकते हैं राइजिंग पोल्यूटेंट्स का जो इफ़ेक्ट है वो हवा में साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है और एक धुंधलापन जो है हर जगह छा चुका है। ऐसा लगता है कि एक थिक लेयर है जो
पोल्यूशन की उसने जो है दिल्ली को पूरी तरीके से जकड़ लिया है, आप देख सकते हैं। और अगर हम आपको बताना चाहें तो दिल्ली का AQI जो है वो धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है, और जो PM जो कॉन्सेंट्रेशन होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का, वो भी जो है 7 से 8 गुना बढ़ चुका है कई लोकेशंस पर दिल्ली की, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। और आपको बता दें कि स्टबल बर्निंग, जिसको हम पराली जलाना भी बोलते हैं, उसके वजह से भी जो पोल्यूशन है 25% दिल्ली का पोल्यूशन पराली जलाने की वजह से है, और वो धीरे धीरे जो है बढ़ भी सकता है। पर दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है 2020 से अब तक सबसे ख़राब रही है, क्योंकि बारिश भी जो है काफ़ी कम देखने को मिली है, और जो डस्ट है वो धीरे धीरे जो है यहाँ पर सेटल होता रहता है। तो जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 3 लागू कर दिया है, जिसमें कई सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, डिमोलिशन एक्टिविटीज़, और आपको बता दें 2 दिन के लिए स्कूल्स भी जो है क्लोज रहेंगे। स्कूल बंद कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन बंद कर दीजिए, गाड़ियों का चलाना बंद कर दीजिए, लेकिन जो बंद किया जाना चाहिए वो मत बंद कीजिए, यहाँ का पोल्यूशन। और वो आता है पराली जलाने के चलते, यहाँ कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है उसके चलते। जब पता है कि पिछले 5-7 वर्षों से दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील होती चली जा रही है, तो 5-7 वर्षों में इस हालात को बदलने और कहीं बाहर निकलने का रास्ता निकालने की खातिर दिल्ली की सरकार ने और जो जिम्मेदार व्यवस्थाएं हैं, लोग हैं, उन्होंने क्या किया, ये एक बुनियादी और बड़ा सवाल है। दिल्ली में जब कभी भी आप सुबह, एक आदत है, डॉक्टर भूपेश, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में लोगों की एक आदत है सुबह वॉक करने की, बाहर जाकर के योगा करने की खुले मैदान में। अभी जो हालात हैं, जब सुबह सुबह बिल्कुल धुआं नीचे बैठ जाता है, उसमें ओस भी होती है और पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा होता है, आप लोगों को कुछ एहतियात बरतने को कहेंगे? हाँ जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। तो डेफिनेटली अभी किसी को एडवाइस नहीं दूंगा कि सुबह सुबह जाके आप लोग योग या एक्सरसाइज करें इस माहौल में जहाँ पे AQI लेवल आपका 800-900 क्रॉस कर रहा है। बिकॉज देखिए ये जो मटेरियल है, जो PM 2.5 और PM 10 है, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, ये दोनों मैटर जो हैं, इसके अलावा जो खतरनाक गैसेस होती हैं एनवायरनमेंट में, सल्फर डाइऑक्साइड होती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होती हैं, नाइट्रस डाइऑक्साइड होती हैं, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए प्रॉब्लमेटिक है, कार्डियक सिस्टम के लिए प्रॉब्लमेटिक है, और उसके अलावा ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। तो इसलिए मैं अभी तो किसी को एडवाइस नहीं दूंगा कि वो लोग सुबह सुबह जाके बाहर जाएं और फ्रेश एयर का मजा लें। ये इस टाइम पे तो फ्रेश एयर डेफिनेटली नहीं कहलाई जाएगी। फ्रेश एयर वो होती है जहाँ पे आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ब्रीदेबल कंडीशन में हो, जो कि 30 और 50 के बीच में होता है, विच इज नॉट देयर। वो है ही नहीं अभी, तो फिर उसको ब्रीदेबल कंडीशन नहीं कहा जाता। अब आप दिल्ली के और NCR के जितने भी लोग हैं, डॉक्टरों की राय मैंने इसलिए आपके सामने रखी कि आप ये समझिए कि हालात कितने ख़तरनाक हैं। जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए ख़तरा बढ़ रहा है, हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ रहा है, मेंटल स्ट्रोक का। जी डॉक्टर नीतू, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल डॉक्टर भूपेश की बात से सहमत हूँ, और हर तरह की बीमारी का खतरा बढ़ रहा है, और हमें इस बात का बहुत ख्याल करना होगा कि हम इस पॉल्यूशन से अपने आप को बचाएं। बचाने का तरीका ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग ना करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि तब ओस ज्यादा होती है, ओस पोल्यूशन के पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती है, और जिस लेवल पे हम सांस लेते हैं उसी लेवल पे पार्टिकुलेट मैटर या PM 2.5 सबसे ज्यादा हो जाता है उस समय। और कभी भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका सांस लेने का रेट बढ़ जाता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल अपने लंग के अंदर लेके जाएंगे। तो उस वक्त एक्सरसाइज करना बिल्कुल हानिकारक है और किसी तरह से लाभदायक नहीं है। हम बिल्कुल रिकमेंड करते हैं पेशेंट दिल्ली को कि NCR के एक्सरसाइज जितने करनी भी चाहिए। 3 करोड़ की आबादी वाले लोग हैं, उनके लिए दोनों डॉक्टर्स ने 2 बातें कही हैं। पहली बात यह है कि ये जो माहौल है जिसमें AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 800, 900, 950 जा रहा है, उसमें हमारी आपकी जान पर लगातार खतरा है। ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है, हार्ट अटैक का खतरा है, शुगर पेशेंट के लिए खतरा है। अगर फेफड़े की बीमारी आपको हो सकती है, एस्थमेटिक पेशेंट हैं, तो आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा खतरा है।
और खतरे दर खतरे एक जान के ऊपर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं अगर आप इस तरह के माहौल में रह रहे हैं तो। और दूसरी बात यह है कि सुबह हरगिज आप वॉक करने नहीं जाएं, आप कोई भी एक्सरसाइज बाहर में आज की तारीख में ना करें जब तक यह माहौल है, क्योंकि जब आप चलते हैं दौड़ते हैं तो सांस तेज़ी से लेते हैं और आप जो सांस लेंगे वो धुआं लेंगे और ये पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 है जो हमारे आपके फेफड़े में जो बिल्कुल बारीक सी छेद होती है जिससे हवा आती जाती है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो बंद कर देता है। इसलिए इतने तमाम ख़तरों के बीच हम रहते हैं, फिर जा कर के सुबह सुबह व्यायाम करके और या फिर दौड़ करके या योगा करके एक और ख़तरा हम मोलें, इस तरह का जोखिम नहीं उठाना है, एहतियात बरतना है। और कविता आप कुछ कह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब ने तो ठीक कहा कि अब क्या करें। मैं ये जड़ तक जाना चाहूँगी कि ऐसे होता क्यों है हर साल। देखिए ना आप, दिल्ली की ज्योग्राफिकल रीजन है, विंटर आ रहा है तो हवा जो है वो नीचे स्तर पे रहती है और पार्टिकल्स ऊपर उठ नहीं पाते, तो ऑब्वियसली हमारा दम घुटता है और अभी इस वक्त बिल्कुल ही बहुत ही परेशान है, सबको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मगर इसका सोल्यूशन तो सरकार ही देगी ना। डॉक्टर्स देखिए एडवाइस कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, हम अपने विचार भी रखते हैं और मीडिया अपना रोल कर रही है, पर असली जो है पॉलिटिकल विल किसानों के साथ बैठ के क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है। इतने साल हो गए हैं और नवंबर में क्यों शुरू करते हैं हम ये डिस्कशन। फरवरी मार्च के बाद एयर पोल्यूशन का मुद्दा बिल्कुल ऐसे रफू चक्कर होता है जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो सरकार को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करके इस साल तो आप सुलटा लीजिए इस बात को, पर अगले साल जो है पोल्यूशन को पूरी तरह से हैंडल करें। 2024 आ रहा है, इसको पूरा हैंडल करें। हर साल कितने लोग एडमिट होंगे हॉस्पिटल में और क्या सब लोग घर में प्यूरिफायर अफोर्ड कर सकते हैं? आप मुझे बताओ, दिल्ली की सारी जनता क्या प्यूरिफायर लगाएगी अपने घर में? और ऑफिस नहीं जाएंगे, इकोनॉमी को ठप कर देंगे आप, ट्रक अंदर नहीं आ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। देखो एक चीज नहीं है कि हवा गंदी है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत लंबे हैं। आप कंस्ट्रक्शन रोक रहे हो, आप स्कूल बंद कर रहे हो, आप जीवन ठप कर रहे हो दिल्ली वालों का। हमने इसलिए वोट तो नहीं दिया था ना, हमें तो स्वच्छ दिल्ली आप लौटाइए। जी, बहुत बुनियादी और बड़ा सवाल है और इसी सवाल की खातिर मैं आपके सामने हूँ। मैं फिर से कहता हूँ कि आप बाहर शो करने का मतलब सिर्फ ये है कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि दिल्ली की सूरत कैसी है। एक शहर जिसको देश की राजधानी कहा जाता है, एक शहर जहाँ से देश की सत्ता चलती है, एक शहर जिसके आसपास के शहरों को कुल मिलाकर के 3 करोड़ की आबादी रहती है, वो शहर गैस चैम्बर है। उस शहर में जो लोग रहते हैं अपनी जान के साथ रोज़ खेल रहे हैं। उस शहर में जो लोग रहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में 5-7 साल गंवा देते हैं और यह सब कुछ जो है उन जिम्मेदार जवाबदेह लोगों के कारण होता है जिनको यहाँ की हवा को ठीक रखने की जिम्मेदारी हमने दी है और यहाँ की हवा जहरीली है। यह आप देख लीजिए, यह पूरा का पूरा इलाका जो है वो पेड़ों से भरा हुआ है, बावजूद इसके आपको कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आएगा। यहाँ ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, बहुत रोशनी देने वाली लाइट्स हैं, बावजूद इसके आपको सब कुछ धुंधला सा दिखाई पड़ेगा और यह धुंधला जो है वो सिर्फ धुआं है, धूल है और पोल्यूशन है, जहरीली हवा है जिसके दायरे में हम सब रहते हैं। अब आप 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जो AQI लेवल जो है, स्टैंडर्ड क्या है, WHO क्या कहता है, अगर 50 तक है तो अच्छा है, 50 से 100 है तो सामान्य है, 100 से 200 है तो मीडियम है, 200 से 300 है तो ख़राब है, 300 से 400 है तो बहुत ख़राब है और 400 से 500 है तो गंभीर है और 500 से ऊपर है तो अति गंभीर है। और अति गंभीर शहर के भीतर 3 करोड़ की आबादी रहती है, क्योंकि यहाँ AQI लेवल जो औसत है वो 500 से ज़्यादा है और कई इलाकों में 800, 850, 900, 1000 तक जा सकता है। 1000 की मीटर मापता नहीं, इसलिए 1000 नहीं जा रहा है, लेकिन 999 तक चला जाता है। तो 999 तक जिस शहर में AQI का लेवल जाता है, इसका मतलब उस शहर को जानबूझ करके मारा जा रहा है। वहाँ जो भी आदमी आज की तारीख में खड़ा है वो अपनी ज़िंदगी को जान जोखिम में डाले हुए हैं और इस तरह के हालात हैं। मेरे साथ 2 डॉक्टर्स हैं, एक पर्यावरणविद हैं और इनको सिर्फ लेकर के मैं इसलिए आया हूँ ताकि आपको ये समझा सकें कि इस तरह के हालात में जान पर कितनी बनती है और किस तरह के ख़तरे होते हैं। एक नहीं, कई और गंभीर होते हैं। ज़िंदगी जो है आपकी लगातार उन खतरों के बीच में है। एहतियात बरतना आपका अब काम है। सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है, कोर्ट ने फटकारना जारी रखा है, कोर्ट ने नोटिस देना जारी रखा है। वो जो पुराना सिलसिला है फटकारे जाने, नोटिस पाने के बाद जवाब देने का, वो चलता जा रहा है। लेकिन जो अभी कह रही थी कविता,
कि भाई ये अक्टूबर के आसपास आकर के आपको क्यों सूझता है कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए। स्कूल बंद कर दीजिए, आप कंस्ट्रक्शन बंद कर दीजिए, आप ज़िंदगी सामान्य तरीके से चलती रहे इस बात की गुंजाइश मत पैदा कीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए। यह हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति है, पूरे शहर को लॉकडाउन कर देना चाहिए। दुनिया के किसी दूसरे देश में अगर इस तरह के हालात बन जाएं तो उसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जान बहुत ज़रूरी है और हिंदुस्तान के भीतर जान ज़रूरी नहीं है। आपका ईमान किसी काम का नहीं है अगर आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ ईमानदारी नहीं बरतते हैं तो। और जिम्मेदारियां 3 करोड़ लोगों की हैं और बहुत मुश्किल है। मैं डॉक्टर नीतू, इस समय प्रिकॉशन के तौर पे अब ये हालात हैं, मैंने मान लिया कि ये हालात हैं 800-900 के आसपास है, लेकिन एक आदमी अपनी जान बचाने, अपने परिवार की जान बचाने की खातिर एहतियातन क्या करे? तो देखिए बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जिनको कि अस्थमा है, सीओपीडी है, बड़ी खराब लंग है। उनको तो हम बोलते हैं कि अगर हो सकता है तो आप शहर से बाहर चले जाइए, क्योंकि उनके पास चॉइस ही नहीं है शहर में रहने की, क्योंकि शहर की हालात इतने खराब है। ये हालात कोई कोविड से कम नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि वो बड़ी बीमारी थी, ये छोटी बीमारी है, कहीं से भी छोटी बीमारी नहीं है। एहतियात रखने के लिए एक पॉइंट तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि एक्सरसाइज का टाइम आपको क्या करना है। आपको घर में अपने एयर प्यूरीफायर लगाना चाहिए और स्पेसिफिकली रात को ज़रूर चलाना चाहिए उसको, कि रात को हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब हवा भारी होती है और ठंडी होती है तब एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट करता है। तो एयर प्यूरीफायर घर में लगाना ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो गया है। स्पेसिफिकली अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 65 से ऊपर है, या आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है या पहले से कोई बीमारियां हैं, या आपके घर में बच्चे हैं। अगर आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप N95 मास्क लगाएं। इस वक्त आप N95 मास्क, जिसमें एक एक्सपीरेटरी वाल्व होता है, एक छोटा सा वाल्व होता है जिससे कि आप सांस बाहर छोड़ सकते हैं, वो लगा सकते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन के लिए नहीं है, ये पॉल्यूशन के लिए है। और आपका N95 मास्क मल्टीपल टाइम भी यूज हो सकता है। ये एक चीज़ आप कर सकते हैं पॉल्यूशन के टाइम पे। बाकी जो पेशेंट्स हैं या जो लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि इस समय पे उनको प्रॉब्लम होती है, वो अपनी दवाइयाँ कम ना करें और अपने फिजिशियन से या रेस्पिरेटरी फिजिशियन से मिलें, अपनी दवाइयाँ रेगुलेट कराते रहें और थोड़ी भी समस्या होने पे हॉस्पिटल को विजिट करें। जिन लोगों को लंबी लंबी खांसी चल रही है, 7, 8, 10 दिन से ऊपर हो गई है, वो अपने आप उसका इलाज ना करें, कफ सिरप ना लें और किसी रेस्पिरेटरी फिजिशियन से मिलें। हो सकता है कि उन्हें कुछ इनहेलर की जरूरत हो या कुछ स्टीरॉइड्स की जरूरत हो, ये बात है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि एक जो हम इग्नोर करते हैं कि इस टाइम पे इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं, निमोनिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, फ्लू होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर हम प्रॉपर वैक्सीनेशन लें निमोनिया और फ्लू के अगेंस्ट, तो कुछ हद तक हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। उसके अलावा खान पान का ध्यान रखना, अधिक मात्रा में जंक फूड नहीं खाना, हेल्दी चीजें खाना जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स में ज्यादा हो, जिसमें कि जैसे कि हल्दी जैसे है या सिनेमन है या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली चीज़ें हैं, जिनसे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। कुछ विटामिन्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब चीज़ों का ख्याल करना और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना, क्योंकि इस टाइम पे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको हर टाइम अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ने 2-4 बातें कही, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आप पानी ज़्यादा पिएं। अगर आपको कोई बीमारी है, बहुत दिनों से सांस की दिक्कत हो रही है, तो खुद से इलाज ना करें, डॉक्टर के पास जाएं। जो जैसे अलसी है, हल्दी है, इसका आप सेवन करें। फ्रूट्स और सैलड्स ये अपने खान पान में बढ़ा लें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह जो माहौल है, सरकारों ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन अब आपको करना पड़ेगा। हवा के लिए डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको N95 मास्क लगाना पड़ेगा। अगर घर के भीतर हैं तो आप एयर प्यूरीफायर लगाएं। क्या ज़िंदगी आ गई है, कहाँ आकर के हम खड़ा हो गए हैं कि जीने के लिए हवा जो मुफ्त ऐसे कुदरत देती है, उसको लेने की खातिर भी हमको एयर प्यूरीफायर लगाना पड़ेगा। पानी पीने के लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं। यह सवाल बहुत बड़ा है और गंभीर है। जिन सवालों के साथ आज की तारीख में हम खड़े हैं, वो जीने की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, इसलिए उन पर खड़ा होना, उनके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके के हालात में रहेंगे और इसी तरीके से धुएं के बीच में आप ज़िंदा रहेंगे तो आप बहुत लंबा जिंदा नहीं रह सकते हैं, और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए यह कोई बहुत अच्छी ज़िंदगी दे देगी, ऐसा नहीं है। उनकी ज़िंदगी और छोटी होती चली जाएगी अगर माहौल ऐसा ही रहता है। तो बार बार सवाल ये होता है कि जब कभी भी दिल्ली में दिवाली के आसपास का वक्त आता है, उस समय यह चिंता क्यों होती है, यह चिंता पहले से क्यों नहीं है कि परमानेंट सॉल्यूशन इसका ढूंढा जाए। डॉक्टर भूपेश, जैसे डॉक्टर नीतू ने कहा है, आप भी दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे?
एहतियातन, ताकि वो सुरक्षित रहें, उनकी ज़िंदगी पर खतरा कम हो? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ का जो इलाज है वो भी लंबा चलता है, और जहाँ तक ब्रेन का सवाल है, अगर बाय चांस स्ट्रोक होता है तो कई केसेस में स्ट्रोक हद से ज़्यादा लंबा और गंदा हो जाता है। कई केसेस में स्ट्रोक आपको परमानेंटली डिसेबल भी कर देता है। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है कि जितना हो सके, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बोला, कि जितना हो सके अपना प्रिकॉशंस लीजिए, कुछ भी सेल्फ मेडिकेट ना करें किसी भी चीज़ में। और अगर आपको स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको फास्ट बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है फेशियल वीकनेस, फेशियल ड्रूपीनेस जिसे बोलते हैं, एक साइड पे फेस गिरना शुरू हो जाता है। ए का मतलब होता है आर्म्स की वीकनेस, यानी कि हाथ पैरों में कमजोरी आ जाना या हाथ पैरों का चलना बंद हो जाना एक साइड का। एस का मतलब होता है स्लरी स्पीच, यानी कि जबान लड़खड़ाना। और टी का मतलब होता है टाइमली एक्शन। अगर आपको ये तीनों में से FAS में से कोई भी सिम्टम किसी में नजर आता है, अपने आसपास या अपने घर में किसी के पास में, तो प्लीज कोई भी सेल्फ मेडिकेशन इसमें ना करिए। इमीडिएटली पेशेंट को एक डेजिग्नेटेड स्ट्रोक सेंटर या एक नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएं, ताकि जितना टाइम बच सके पेशेंट का, उतने टाइम पे उसको हम इलाज कर सकें और उसका जो स्ट्रोक आया है उसको रिवर्स कर सकें, ताकि उस पेशेंट की जो डिसेबिलिटी है उतना ही वो कम हो जाए। क्योंकि एक बारी जब डिसेबिलिटी होती है तो वो परमानेंट डैमेज करके चली जाती है और उससे रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस पोल्यूशन का मेरे पास तो इलाज है नहीं। दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट विच इज नॉट डूइंग एनी एक्शन। हर साल, जैसे कि कविता जी ने बोला, हर साल इसी टाइम पे हम एक्शन लेते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आता हम प्रोएक्टिवली इस चीज़ पे क्यों नहीं काम क्यों कर नहीं सकते लेते हैं। हैं? डॉक्टर भूपेश और डॉक्टर नीतू ने एहतियात के तौर पर जो बातें बताई हैं वो बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि आप सबों ने सुनी होंगी और उनको आपको अमल करना चाहिए उनके ऊपर। ये जो हालात हैं, ये हालात हमारे आपकी ज़िंदगी के लिए बेहद ख़तरनाक हैं, और जिन लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं वो टोपी पहनाने के अलावा कुछ करते नहीं हैं। ये गैर ज़िम्मेदाराना रवैया जो है उसने हम सबों की ज़िंदगी पर इतना बड़ा ख़तरा डाल के रखा हुआ है और शरीर में बहुत सारी दिक्कतें पैदा होने लगेंगी। दोनों डॉक्टर्स ने जो सलाह दी है, मुझे लगता है कि आप सबों ने नोट किया होगा, ठीक से सुना होगा, और आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए यह जो माहौल है जहरीली गैस का या गैस चैम्बर बन चुकी दिल्ली का, इसके भीतर हमको अपने आप को कम खतरे में रखने के लिए जो करना चाहिए उसकी सलाह आप दोनों डॉक्टर्स ने दी है। डॉक्टर कविता ने भी कहा था कि ये स्थितियाँ जो हैं पैदा होती हैं उसके पहले सोचने के चलते नहीं हो सकती थी, लेकिन पहले सोचने की मानसिकता यहाँ की सरकारों की नहीं है, यहाँ की व्यवस्था की नहीं है, क्योंकि उस व्यवस्था और सरकार के लिए हमारी जान ज़रूरी नहीं है। और जब इस तरह के गैस चैम्बर हो जाता है तो यह बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन इससे वोट नहीं मिलता है और लोकतंत्र में वोट की कीमत ज़्यादा है जान से। आपकी जान जाए आपकी बला से, लेकिन अगर उससे वोट नहीं मिलता है तो उसकी फ़िक्र हमें नहीं हो सकती है, और यह लोकतंत्र की बहुत बुरी बात है। 3 करोड़ लोगों की जान पर बनाई है और 3 करोड़ लोग गैस चैम्बर में हैं, और हमारे दोनों डॉक्टर्स लगातार बताते रहे खतरे कितने तरह के आपके ऊपर बन रहे हैं। एहतियात आपको क्या करना चाहिए, खान पान में क्या शामिल करना चाहिए, और अपने लोगों को बचाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। डॉक्टर कविता ने कुछ बड़े और बुनियादी सवाल उठाए, उनकी बातों से मैं सहमत भी हूँ। आप तीनों मेहमान हमसे जुड़े, आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिल्ली चलते चलते 1-1.5 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूँ। स्टूडियो में रह करके यह शो करना मेरे लिए आसान था। जो जोखिम मैंने मोला है उससे मैं बच सकता था, लेकिन यह जोखिम इसलिए है क्योंकि यह पूरी दिल्ली जो है ये जहरीले धुएं से भरी हुई है, धूल से भरी हुई है, और पूरी दिल्ली NCR के ऊपर एक परत आप देखेंगे, और वो परत इस दिल्ली NCR के भीतर जो 3 करोड़ लोग रहते हैं उनकी जान पर लगातार जोखिम की तरह दबाव डालता है। यहाँ अगर मेरी ज़िंदगी के 5-6 साल मर जाते हैं, अगर मेरी ज़िंदगी में बिना सिगरेट पिए भी 36 सिगरेट रोज़ दिल्ली में पीता हूँ,
यहाँ सब कुछ करने के बाद, टैक्स देने के बाद भी, अपनी ज़िंदगी एक नागरिक के तौर पर जीते रहने के बाद भी मेरी जान के ऊपर और मेरे परिवार की जान के ऊपर इस तरह के खतरे हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के हर एक नागरिक की बात कह रहा हूँ, मैं उस नागरिक की तरफ से बोल रहा हूँ। तो यह खतरे जो हैं वो उन सरकारों को और उन व्यवस्थाओं को, उन जिम्मेदार लोगों को उनके घंटे सुनने चाहिए और बाकी सारे काम और बाकी सारी जिम्मेदारियों से पहले दिल्ली रहने लायक शहर कब हो जाए और कैसे हो जाए इसका इंतज़ाम करना चाहिए। 68 में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।